हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रितु पाठक नर्सिंग क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करेंगे DSSP PHN 2015 में पेपर हुआ था, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। हम अभी नर्सिंग पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट बी, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। 100 नर्सिंग, 100 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम नर्सिंग के क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 घंटे का पेपर था। 200 मैक्सिमम मार्क्स 200 था। 200 क्वेश्चंस थे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, 20 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस थे। तो टोटल 100 जो था वो नॉन नर्सिंग था और 100 इसमें नर्सिंग के क्वेश्चन थे। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 101 मीन्स ये हमारा नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के पहले थे और 101 से 200 तक जो क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग के होंगे। तो DSSP का पेपर आने वाला है और DSSP की जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो DSSP PHN हो, नॉर्मल DSSP नर्सिंग ऑफिसर का पेपर हो, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को रिवाइज करके चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसलिए आपको क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से पढ़ना है। अब इस वीडियो को देखने से आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं वो टिप्स पे हो जाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और हम ज़्यादातर अगर इजी क्वेश्चंस में गलती करते हैं तो जो हमारा सिलेक्शन का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इजी क्वेश्चन में कभी भी कोई गलती हमें नहीं करना है। तो उसको आप इस वीडियो से बार बार रिवाइज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट AV नोड, B SA नोड, C पुरकेंजी फाइबर्स एंड D बंडल ऑफ हिस। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोचना है कौन सा होगा। हम फटाफट देखते जाएंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्या है? SA नोड। SA नोड इज कॉल्ड एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। 101 का करेक्ट आंसर क्या है? B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो रेफर्ड एज। ये भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? मिट्रल वाल्व को हम और क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो रेफर्ड एज फर्स्ट ट्राइकस्पिड वाल्व, B पल्मोनरी वाल्व, C एओर्टिक वाल्व एंड D बाइकस्पिड वाल्व। तो मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो रेफर्ड एज, मिट्रल वाल्व को और हम क्या बोलते हैं? 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइकस्पिड वाल्व। 102 का करेक्ट आंसर D बाइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 103। द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस ग्लैंड का नाम बताओ जो लोकेटेड है बिलो द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। हमें उस ग्लैंड का नाम बताना है जो जिसका लोकेशन कहाँ पर है? हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन के हाइपोफिजियल फोसा के बिलो लिखा है ना, लोकेटेड बिलो द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, B थायराइड ग्लैंड, C पिट्यूटरी ग्लैंड एंड D थाइमस। तो 103 का करेक्ट आंसर क्या है? C पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड बिलो द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। ठीक है, तो इससे आपको वन लाइनर में ये पॉइंट याद रखना है। 103 का करेक्ट आंसर C पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। The 10th cranial nerve is A abducent, B vagus nerve, C facial nerve and D hypoglossal nerve। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि क्रेनियल नर्व, हमें 10th क्रेनियल नर्व का नाम बताना है। 104 का करेक्ट आंसर क्या है? B वेगस नर्व। वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व। 10th क्रेनियल नर्व का नाम हमें बताना था। B करेक्ट आंसर है 104 का वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 105। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजिस। ठीक है, मिडल लेयर ऑफ मेनिंजिस के मिडल लेयर को हम 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। हमसे कौन सा लेयर पूछा है? मिडल लेयर। A ड्यूरा मैटर, B पाया मैटर, C एरेग्नॉइड मैटर एंड D कोरॉइड प्लेक्सिस। तो 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मिडल लेयर ऑफ मेनिंजिस इज C एरेग्नॉइड मैटर।
105 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, एरेक्नॉइड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी बताना है। एओर्टा, कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी। द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एओर्टा। 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 107। 107 क्या पूछा है? द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज। आई का क्वेश्चन है। एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, जो हमारे एंटीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्यूपिल, बी कंजक्टाइवा, सी कॉर्नियल एंड डी स्क्लेरा। ठीक है, तो 107 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, एंटीरियर और ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई क्या होता है? कॉर्निया, सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 108, आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? हिप बोन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग, फीमर, बी ह्यूमरस, सी इनोमिनेट बोन एंड डी सैक्रम। तो हम हिप बोन किसको बोलते हैं? 108 का करेक्ट आंसर है सी, इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिप बोन। इनोमिनेट बोन को हम क्या बोलते हैं? हिप बोन बोलते हैं। तो 108 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, सी। नेक्स्ट 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, द पीएच ऑफ ब्लड इज। द पीएच ऑफ ब्लड इज 6.4, 7.4, 7.8, 6.8। आपको पता है ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। तो 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 7.4, 7.4। नेक्स्ट 1010, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, बी 80 डेज, सी 200 डेज एंड डी 60 डेज। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का। 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 120 डेज। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 18 to 23 ग्राम पर डीएल, बी 14 to 16 ग्राम पर डीएल, सी 8 to 10 ग्राम पर डीएल एंड डी 16 to 20 ग्राम पर डीएल। तो एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है? अगर हम ब्लड में देखें हीमोग्लोबिन, तो 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 14 to 16 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको एडीएच हार्मोन का, एंटी डायरेटिक हार्मोन का इफेक्ट बताना है कि क्या इफेक्ट होता है। ये ऑलिग्यूरिया कॉज करता है, एन यूरिया, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो हमें पता है 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन मीन्स एडीएच क्या करता है? यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर 112 का क्या होगा? डी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? द कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई इज प्रिवेंटेड बाय। एल्वुलाई कोलैप्स नहीं होता, इसमें ऐसा क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है? द कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई इज प्रिवेंटेड बाय। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई इज प्रिवेंटेड बाय। एल्वुलाई कोलैप्स होने से प्रिवेंट होता है, उसमें ऐसा क्या सब्सटेंस होता है? सीलिया होता है, म्यूकस होता है, सरफेक्टेंट होता है या प्लूरल फ्लूइड होता है? तो 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या है? इज अ सोपी मटेरियल प्रेजेंट इन द एल्वुलाई एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग कंडीशन ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, ये क्या करता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और लंग के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, कोलैप्सिंग कंडीशन ऑफ द लंग को प्रिवेंट करता है। समझ में आ गया? तो एल्वुलाई कोलैप्स नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट 113 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 114, द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज। 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, 250 ml, 150 ml और डी 600 ml। तो एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? मतलब आपसे टाइडल वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज पूछा है। 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 500 ml, 500 ml। 115, डिफ्रेंशिएट द एसेंशियल अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है? एसेंशियल अमाइनो एसिड।
अब इसमें से देखना है आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोलीन, बी टायरोसिन, सी ग्लाइसिन एंड डी वेलिन। ठीक है, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है, जिसे हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो प्रोलीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और वेलिन। 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वेलिन। डी वेलिन ये क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 116। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड एज। इसमें क्या पूछा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है कैसे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड डी ग्लाइकोजेनेसिस। 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। 117 क्वेश्चन, BMI इज ग्रेटर देन 10 इज कंसीडर्ड एज। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहां पे इसको क्या करेंगे, 30 करेंगे। चल में ये 30 था, BMI ग्रेटर देन 30 से ज्यादा BMI होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरवेट, बुलीमिया, ओबेस एंड स्टाउट। तो 117 का आप करेक्ट आंसर बता सकते हो। नॉर्मल कितना होता है BMI, 18.5 से 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर जो है नॉर्मल BMI होता है। ठीक है, और अगर पूछा है 30 से ज्यादा, BMI ग्रेटर देन 30 इज कंसीडर्ड एज ओवरवेट होगा, बुलीमिया नर्वोसा होगा, या ओबेस होगा, या स्टाउट होगा। तो 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ओबेस, सी ओबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर द स्टरलाइजेशन। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में जो प्रेशर सेट करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए वो कितना होता है। आपको ऑटोक्लेव करते टाइम जो प्रेशर सेट करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन इज 15 LV, 5, 10 और 20। तो 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 15। ठीक है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 119। द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम द मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज लेक्ट्रोजेनिक, टेरेटोजेनिक, नोजोकोमिया एंड डी फोमाइट्स। ठीक है, 119 क्वेश्चन क्या पूछा है, द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन, जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है फ्रॉम द मदर टू फीटस, कहां से कहां हो रहा है, मदर से उस फीटस में इन्फेक्शन जा रहा है थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटल रूट से। अगर किसी फीटस को मदर से प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्शन जाता है, ऐसे इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे, लेट्रोजेनिक, टेरेटोजेनिक, नोजोकोमियल, फोमाइट्स। तो आपको याद रखना 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिक। क्लियर है। एक टेरेटोजेनिक हम ड्रग्स भी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, इफ द मदर टेकिंग ड्रग्स और वो ड्रग्स फीटस तक जाके अगर कोई एनोमली को कॉज करता है, देन दिस ड्रग इज कॉल्ड एज टेरेटोजेनिक ड्रग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर से इन्फेक्शन प्लेसेंटल रूट से फीटस में जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेरेटोजेनिक। याद रखना ये टर्म, आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको टर्म याद रहेगा, आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 120। द इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन मदर ब्रेस्ट मिल्क इज। मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स में भी कई बार आया हुआ है। आपको याद रखना है इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन मदर ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा होता है, IgA, IgM, IgD, IgE। तो IgA इज कॉल्ड एज द सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, मदर ब्रेस्ट मिल्क में। 120 का करेक्ट आंसर क्या है, ए IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 121। विडाल टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई। यस, विडाल टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई कॉलेस्ट्रीडियम, सैल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस एंड मेनिंगोकोकस। तो विडाल टेस्ट हम कौन से डिजीज कंडीशन में करते हैं, टाइफॉइड में, और टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला। तो 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी सैल्मोनेला, सैल्मोनेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 122। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी पॉइंट्स है रिपीटेड बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं।
तो आपको प्लीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा आप एग्जाम दोगे नर्सिंग का आपको मिलेगा, चाहे वो ANM का, GNM का, BSc नर्सिंग का, या कोई भी आप एम्स का एग्जाम देते हो, किसी भी ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइनर में आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, सिक टेस्ट इंडिकेट द इन्फेक्शन ऑफ। सिक टेस्ट को कौन से इन्फेक्शन में इंडिकेट किया जाता है? मीजल्स में, मम्प्स में, डिप्थीरिया और रूबेला। तो 122 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, डिप्थीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि सिक टेस्ट हम कौन सी कंडीशन में करते हैं? डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल इज ऑब्जर्व्ड इन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राइस वाटर स्टूल कैसा स्टूल होगा? जब राइस वाटर स्टूल होता है वो कौन सी कंडीशन में होगा? टाइफॉइड में, कॉलेरा में, फूड पॉइजनिंग या अमेबिक डिसेंट्री में। तो 123 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, कॉलेरा। राइस वाटर स्टूल सीन इन कंडीशन ऑफ कॉलेरा। ठीक है, 123 का करेक्ट आंसर बी। द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा इन्फेक्शन जो कहाँ से एक्वायर्ड हुआ हो? एनिमल से। ह्यूमन बींग्स का ऐसा इन्फेक्शन जो उन्हें एनिमल से मिला हो, एनिमल से हुआ हो, इस टाइप के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लेग, पोलियो, पर्ट्यूसिस, मलेरिया। कौन सा इन्फेक्शन होता है इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन? तो करेक्ट आंसर 124 का क्या है? प्लेग, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 125, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए, HIV, बी, पेपिलोमा, सी, नाइजेरिया एंड डी, ट्रेपेनोमा। तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपेनोमा पैलिडम। तो 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। 125 का करेक्ट आंसर डी, ट्रेपेनोमा। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसकी वजह से होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। आपसे क्या पूछा है कि मलेरिया का इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, किस किस रूट से हो सकता है, कैसे कैसे मलेरिया हो सकता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बी, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, सी, वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो मलेरिया का इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे हो सकता है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से भी हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट से भी हो सकता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तो 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, प्रायोरिटी देना है, तो हम क्या करते हैं? बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन कम्युनिटी इज। पूछा है कि आपको यूटीआई का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली कम्युनिटी में किस वजह से होता है? इकोलाई इन्फेक्शन की वजह से, क्लेविसिला, सिट्रोबैक्टर और प्रोटियस वल्गैरिस। तो 127 का करेक्ट आंसर क्या होता है? द मोस्ट कॉमन, अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछा है कॉज ऑफ यूटीआई इन कम्युनिटी कॉज्ड बाय इकोलाई इन्फेक्शन, 127 का करेक्ट आंसर ए, इकोलाई। Next question number 128, hookworm penetrates into the body by penetrating the skin of। क्या पूछा है? hookworm penetrate into the body by penetrating the skin of hand, foot, ear और head। किसको penetrate करता है? 128 का करेक्ट आंसर होगा बी, फुट, बी, फुट। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन पे चलते हैं। 129 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज। आपसे क्या पूछा है? कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कॉर्नीबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। तो 129 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। 129 का ए इज द करेक्ट आंसर। 130, द लंबर पंचर द निडल इज इंसर्टेड बिटवीन। किसके बीच में इंसर्ट किया जाता है? जब लंबर पंचर करते हैं, एलपी करते हैं लंबर पंचर, द निडल इज इंसर्टेड बिटवीन।
किसके बीच में इंसर्ट करना है, L3 L4, बी ऑप्शन L1 L2, सी L4 L5 एंड डी L2 L3। तो 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी L4 L5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 131। इन बेबिंस्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेट टो अंडरगोज ए डॉर्सी एक्सटेंशन, बी डॉर्सी फ्लेक्शन, सी प्लेंटर फ्लेक्शन एंड डी प्लेंटर एडक्शन। 131 क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए, बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है। इसमें बेबिंस्की रिफ्लेक्स पता है तो आपको पता चल जाएगा द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टो अंडरगोज। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ब्लंट आर्टिकल, किसी भी चीज़ से हम स्टिमुलेशन देते हैं फ्रॉम द मिडल टू द लेटरल पार्ट ऑफ द सोल। बच्चे में पाया जाता है मेनली क्या बच्चे में पाया जाता है, फ्रॉम द मिडल टू द लेटरल पार्ट ऑफ द सोल द बेबी रिस्पॉन्स इज डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेटर टोज इज नॉन एज बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये मेनली डिसअपियर हो जाता है 1 ईयर, बट टिल द एज ऑफ 2 ईयर इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसमें जैसे ही आप बेबी को स्टिमुलेशन दोगे तो कहाँ से, मिडल टू लेटरल पार्ट ऑफ द सोल में, देन बेबी का रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट क्या होगा, डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेटर टोज। तो वही पूछा है आपसे, बेबिंस्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टो अंडरगोज। 131 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैंने आपको पूरा बेबिंस्की रिफ्लेक्स बता दिया, क्या होता है, कब डिसअपियर होता है। तो ये पूरा एक बेबिंस्की रिफ्लेक्स का टॉपिक जो है, एक जो पॉइंट है, ये पूरा आपको याद रहेगा। जब भी कभी डॉर्सीफ्लेक्शन देखते हो तो आपको याद रहेगा इसके अंदर क्या होता है, हम बेबी को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं कहाँ से, मिडल टू लेटरल पार्ट ऑफ द सोल में, तो उसके अगेंस्ट बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेटर टोज। 131 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी डॉर्सीफ्लेक्शन। 131 का बी डॉर्सीफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 132। द पोजीशन कॉमनली यूज्ड फॉर द पेल्विक सर्जरी। आपसे क्वेश्चन फंडामेंटल का मान लो किसी का भी पोजीशन पूछा है कि कॉमनली कौन सा पोजीशन हम यूज करेंगे पेल्विक सर्जरी में। पेल्विस की अगर सर्जरी हो रही है, किसी भी टाइप की कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें पोजीशन मेनली हम कौन सा यूज करते हैं, कॉमनली फीमेल या को कौन सा पोजीशन देंगे, जो भी पर्सन है। टेंडलबर्ग पोजीशन, सिम्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन, डी सुपाइन पोजीशन। 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। पोजीशन आपको फंडामेंटल में अच्छे से पढ़ना है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्सिंग के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 हो गया है। द एपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एपेक्स बीट इज फेल्ट इन विच इंटरकोस्टल स्पेस। तो एपेक्स बीट को कहाँ पे हम सुनेंगे, ए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। 133 का करेक्ट आंसर सी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। द फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू इज 70 to 110, 50 to 90, 120 to 180, 180 to 200। क्वेश्चन सिंपल है, आपसे क्या पूछा है, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होगा, तो करेक्ट आंसर ए 134 का करेक्ट आंसर क्या है, ए 70 to 110 फास्टिंग ब्लड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज टर्म्ड एज। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नेजल ब्लीड को हम क्या बोलते हैं, हाइपर एमेसिस, हेमेप्टाइसिस, हेमेटेमेसिस और डी एपिस्टेक्सिस। तो इसमें देखते हैं, हाइपर एमेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग होना। हेमेप्टाइसिस का मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग में ब्लड आना। हेमेटेमेसिस का मतलब क्या होता है, जो हम वॉमिट कर रहे हैं उसमें ब्लड आना। हेमेप्टाइसिस का मतलब क्या है, स्कूटम में ब्लड आना। हाइपरएमेसिस का मतलब एक्सेसिव वॉमिटिंग होना। और डी का मतलब क्या है, एपिस्टेक्सिस का मतलब नेजल ब्लीड होना। तो हमसे यही पूछा है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नोज से ब्लीड होगा, तो 135 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, एपिस्टेक्सिस। हेमेटेमेसिस का मतलब आपको पता चल गया, एमेसिस मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग, और हेमे मतलब वॉमिटिंग में ब्लड आना। हेमेप्टाइसिस का मतलब स्कूटम में ब्लड आना, और हाइपरएमेसिस मतलब एक्सेसिव वॉमिटिंग होना। तो 135 ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज टर्म्ड एज एपिस्टेक्सिस। 135 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 136। द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इज। क्वेश्चन क्या बोला है, कलर ऑफ द बैग,
ठीक है, BMW से क्वेश्चन पूछा है, कलर कोडिंग में होता है ना येलो बैग, रेड बैग, ब्लैक बैग, तो पूछा है कलर ऑफ द बैग जिसमें हम क्या डालते हैं, इन विच आप क्या डालते हो, द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट, इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, रेड, बी ब्लैक, सी ब्लू, डी येलो। 136 का करेक्ट आंसर क्या है, ए रेड, ए रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन CPR in case of single rescuer is A 5:2, B 15:2, C 30:2 and D 2:30। क्वेश्चन क्या पूछा है, द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो CPR में, ठीक है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन CPR का क्वेश्चन आपसे पूछा है। CPR टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आप नर्सिंग का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है CPR। तो हमसे क्या पूछा है, सिंगल रेस्क्यूअर है तो हम क्या रखेंगे। 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा, C 30:2, 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 138। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, फंडामेंटल का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है सारे, वन लाइनर है, एम्स के एग्जाम में भी और भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। ये तो आपका DSSB PHN का पेपर है, बट ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, 1 टेबल स्पून कितने ml के इक्वल होता है, 5 ml, 15 ml, 30 ml और 20 ml। 138 का करेक्ट आंसर क्या है, B 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 पे चलते हैं। इन ट्राइएज, क्वेश्चन किससे पूछा है, ट्राइएज से क्वेश्चन पूछा है। येलो कलर इंडिकेट, इसमें येलो कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर किसको इंडिकेट करता है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। ट्राइएज, तो येलो कलर किसको इंडिकेट करता है, ऑप्शन देखते हैं, इमर्जेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट एंड डेट। तो 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इमर्जेंट, ठीक है, येलो कलर किसको इंडिकेट करता है, इमर्जेंट। नेक्स्ट 140, एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन क्या है, एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी और माल प्रैक्टिस। 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। 140 का करेक्ट आंसर क्या है, सी बैटरी। क्वेश्चन अगर नहीं समझा मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन क्या है, इंटेंशनल टचिंग, जानबूझकर टच करना पेशेंट्स की बॉडी को विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड। आप पेशेंट के कंसेंट के बिना उसको इंटेंशनल टचिंग कर रहे हो उसके बॉडी पार्ट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बैटरी। एंड इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज, तो बिना पेशेंट के कंसेंट के अगर आप उससे जोर जबरदस्ती करोगे, जानबूझकर उसे टच करोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी। ये क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 141 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन क्या है, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट्स एंड कमांड्स द ग्रुप इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सिचुएशनल और लेसिस फेरे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, क्वेश्चन किससे पूछा है, लीडरशिप से। द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट्स एंड कमांड द ग्रुप। लीडरशिप का टाइप पूछा है, आपको बताना है। द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट, जिसमें एंड कमांड द ग्रुप। तो 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑटोक्रेटिक, जिसमें इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें क्या करते हैं, दैट डोमिनेट्स एंड कमांड द ग्रुप, ऑटोक्रेटिक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं कहीं ना एग्जाम में, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को बार बार देख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप फास्ट इसको लगा के फटाफट क्या कर सकते हो, सारे इस वीडियो में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि एकदम क्रीमी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सिंग के, ठीक है, तो इसको पूरा देखना है।
स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 142, एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिकल कॉलम इज। लेटरल डेविएशन को क्या बोलते हैं? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। एबनॉर्मल, लेकिन कहां पे डेविएशन किस तरफ हो रहा है? लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिकल कॉलम इज लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस। तो लेटरल डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? 142 का करेक्ट आंसर क्या है? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 143, द एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज रेफर्ड एज। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर्टीरियल वॉल का एबनॉर्मल डायलेटेशन हो रहा है। द एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वॉल एंड आर्टरी इज रेफर्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूरिज्म, हर्निया, एथ्रोस्क्लेरोसिस और फेलेवाइटिस। तो 143 का करेक्ट आंसर क्या है? एन्यूरिज्म। ठीक है, एबनॉर्मल डायलेशन of the wall of an artery is referred to as aneurysm. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंजरी विच नर्व लीड टू रिस्ट ड्रॉप। ठीक है, द इंजरी इन विच द नर्व्स लीड टू रिस्ट ड्रॉप, एक्सिलरी नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस नर्व की इंजरी की वजह से रिस्ट ड्रॉप होता है। तो 144 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, रेडियल नर्व। सी, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में इंजरी होने की वजह से क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, द पैरालिसिस ऑफ द बोथ लोअर लिम्ब इज नोन एज। तो अगर हाफ बॉडी का पैरालिसिस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेमीप्लेजिया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? दोनों लोअर लिम्ब का सिर्फ पैरालिसिस हो रहा है। पैरालिसिस ऑफ द बोथ लोअर लिम्ब, नीचे दोनों लोअर लिम्ब का पैरालिसिस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। तो अगर दोनों नीचे लोअर लिम्ब्स का पैरालिसिस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बी, पैराप्लेजिया। ठीक है, 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पैराप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेल्स पाल्सी का। ठीक है, बेल्स पाल्सी किस वजह से होता है? ड्यू टू द इंजरी ऑफ विच, कौन से क्रेनियल नर्व में इंजरी होने की वजह से बेल्स पाल्सी होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शंस देखते हैं, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ट्रॉक्लियर और हाइपोग्लोसल नर्व। 146 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में इंजरी होने की वजह से, फेशियल नर्व इज द 7th क्रेनियल नर्व। पूछा ना, विच क्रेनियल नर्व? 7th। फेशियल क्रेनियल नर्व में इंजरी होने की वजह से क्या होता है? बेल्स पाल्सी। 146 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, द यूरेथ्रा विच ओपन्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस इज टर्म्ड एज। तो ये क्वेश्चंस अभी जो एग्जाम हुआ था पोस्ट बीएससी का उसमें भी आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे, इसीलिए हम लास्ट ईयर के पेपर्स को करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को जितना सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चंस जो रिपीटेड आएंगे उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट आपका आंसर आपके मुंह में आएगा। इसीलिए हम लास्ट 10 ईयर्स को सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। 147, द यूरेथ्रा विच ओपन, यूरेथ्रा विच ओपन ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस, पेनिस के डॉर्सल सरफेस पे इसकी ओपनिंग होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपिस्पेडियसिस, हाइपोस्पेडियसिस, क्रिप्टोरिचिड या फिर एनोरिचिड्स, क्या बोलेंगे? 147 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, एपिस्पेडियसिस। डॉर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस में अगर यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्पेडियसिस। 147 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, एपिस्पेडियसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। 148, द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू। क्वेश्चन क्या है? हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसका? ग्रोथ हार्मोन का, तो उसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स लीड टू क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा, एक्रोमेगाली और ग्रेव्स डिजीज। तो 148 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। 148 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। द कंप्लेंट ऑफ इंसुलिन
सिक्रीशन इज नोटिस्ड इन। ठीक है, क्या पूछा है? द कंप्लेंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इज नोटिस इन टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, सेकेंडरी डायबिटीज और डायबिटीज इंसिपिडस। किसमें नोटिस किया जाता है? 149 का करेक्ट आंसर क्या है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, द कंप्लेंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इज नोटिस इन टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1, टाइप 2, ये डायबिटीज का टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? कंप्लेंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इज नोटिस इन टाइप 1 डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, द इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल वर्ड्स हेल्ड एट यूजुअल डिस्टेंस इज अ प्राइमरी फीचर्स ऑफ। ये आई का टॉपिक हो गया, इसमें आपका आई का टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल वर्ड्स हेल्ड एट द यूजुअल डिस्टेंस। नॉर्मल डिस्टेंस पे स्मॉल वर्ड्स है बट उसको पढ़ नहीं पाए। इनएबिलिटी टू रीड द स्मॉल वर्ड्स हेल्ड एट यूजुअल डिस्टेंस इज अ प्राइमरी फीचर्स ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया या फिर कैटरेक्ट। तो 150 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। क्वेश्चन नंबर 151, मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड इन फर्स्ट एडिशन डिजीज, बी कुसिंग सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने पूछा है मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड इन। पेशेंट का फेस कैसा है? मून फेस, सेंट्रिपिटल ओबेसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कुसिंग सिंड्रोम। 151 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, कुसिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 152, कर्निंग साइन इज अ स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ। क्या क्वेश्चन पूछा है? कर्निंग साइन किसका क्लिनिकल फीचर्स, किसका स्ट्राइकिंग फीचर्स है? इन हिसाब से यही पूछा है। कर्निंग साइन किस में देखने को मिलता है, किसका क्लिनिकल फीचर्स होगा? फर्स्ट मेनिंजाइटिस, बी नेफ्राइटिस, सी न्यूराइटिस एंड डी डेंड्राइटिस। तो 152 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, कर्निंग साइन इज अ स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, कोलिस फ्रैक्चर्स रेफर्स टू द इंजरी ऑफ। तो आपको मस्कुलोस्केलेटल जो टॉपिक है उसका फ्रैक्चर वाला पॉइंट जो है उसमें याद रखना है। कोलिस फ्रैक्चर्स रेफर टू द इंजरी ऑफ, किसकी इंजरी को हम कोलिस फ्रैक्चर्स बोलते हैं? शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट। 153 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट, सी, रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है, कोलिस फ्रैक्चर्स रेफर्स टू द इंजरी ऑफ। रिस्ट ज्वाइंट में अगर इंजरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिस फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट 154, द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम ऑफ हार्ट लीड्स टू। क्या क्वेश्चन पूछा है? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट को कम मिलती है, ये ना लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट लीड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर, एंजाइना और इन्फ्रैक्शन। तो 154 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, इन्फ्रैक्शंस। ठीक है, इन्फ्रैक्शंस, डी, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट लीड्स टू इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल जिसे हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट 155, एनी डिस्टर्बेंस that blocks the transmission of nerve impulse from SA node downwards is known as A, heart block, B, heart attack, C, nerve block and D, cardiac arrhythmia. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Any disturbance that block the transmission of nerve impulse from SA node downwards is known as. करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है जो कि क्या कर रहा है? ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दे फ्रॉम एसए नोड से, क्योंकि करंट जो है मेनली इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है? एसए नोड से डाउनवर्ड्स, इज नॉन एज। तो उसे हम क्या बोलते हैं? 155 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्ट ब्लॉक। 155 का करेक्ट आंसर क्या है? हार्ट ब्लॉक।
नेक्स्ट 166 क्वेश्चन, द इरोजन ऑफ म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टमक मसल्स इज टर्म्ड एज। अगर म्यूकोजा लेयर जो है स्टमक का म्यूकोजा लेयर वो इरोजन हो जाए और मसल्स इज टर्म्ड एज, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, क्रोन्स डिजीज और डाइवर्टिकुलाइटिस। तो इसका 156 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, गैस्ट्रिक अल्सर। बी, गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर्स में क्या होता है? स्टमक मसल्स का जो म्यूकोजा लेयर है उसमें इरोजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 157, द इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन ऑफ लीवर पेरेन्काइमा इज रेफर्ड एज। अगर इन्फ्लामेशन और डीजनरेटिव चेंजेस, डीजनरेशन ऑफ लीवर पेरेन्काइमा, उसको हम क्या बोलेंगे? सिरोसिस, जॉन्डिस, कोलाइटिस और सिस्टाइटिस। 157 का करेक्ट आंसर क्या है? लीवर सिरोसिस। किसमें होता है लीवर सिरोसिस? द इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन ऑफ लीवर पेरेन्काइमा is referred as liver cirrhosis. Next 158, Chauvistic signs is an indication of। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? साइन पूछा है कि ये साइन किस में देखने को मिलता है? Chauvistic signs is an indication of hypernatremia, hypercalcemia, hyponatremia और hypocalcemia। तो 158 का क्या करेक्ट आंसर है? डी। किस में देखने को मिलता है? हाइपोकैल्सीमिया। इम्पॉर्टेंट है, चौविस्टिक साइंस पूछते हैं तो आपको याद रखना है कि इसमें देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, हाइपरकैलीमिया लीड्स टू व्हाट चेंजेस इन ईसीजी? इन्वर्टेड टी वेव्स, टॉल टी वेव्स, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया में क्या देखने को मिलता है? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाइपरकैलीमिया लीड्स टू व्हाट चेंजेस इन ईसीजी? अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलीमिया है, हाइपरकैलीमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है, तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? इन्वर्टेड टी वेव्स, टॉल टी वेव्स, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये भी एम्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ईजी भी हैं। 159 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, टॉल टी वेव्स। हाइपरकैलीमिया अगर किसी पेशेंट को है तो ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा? टॉल टी वेव्स। 159 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक टू बी मेंटेन ड्यूरिंग रीनल फेलियर इज 40 to 60 ग्राम पर डे, 60 to 80 ग्राम पर डे, 20 to 40 ग्राम पर डे, 80 to 100 ग्राम पर डे। ये पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था, जीएमसीएच, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक टू बी मेंटेन ड्यूरिंग रीनल फेलियर इज। प्रेगनेंसी का भी पूछते हैं, रीनल फेलियर में भी पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। 160 का करेक्ट आंसर क्या है? 40 to 60 ग्राम पर डे। अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक टू बी मेंटेन ड्यूरिंग रीनल, अगर किसी पेशेंट का रीनल फेलियर है तो उसको कितना प्रोटीन इनटेक जो है वो मेंटेन रखना है पर डे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 160 का ए, 40 to 60 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, द एंजाइम लेवल विच इज फाउंड एलिवेटेड आफ्टर मायोकार्डल इन्फेक्शन। देखो मायोकार्डल का फिर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्या क्वेश्चन है? द एंजाइम लेवल विच इज फाउंड एलिवेटेड आफ्टर मायोकार्डल इन्फेक्शन इज अ myocardial infarction is first option serum creatinine, alkaline phosphatase, phosphokinase, creatinine kinase। 161 का करेक्ट आंसर क्या है? डी, क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज। द एंजाइम लेवल which is found elevated after myocardial infarction is creatine kinase। ठीक है, तो myocardial infarction के बाद पूछा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 162, द पोजीशन टू बी मेंटेन्ड फॉर अ पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी। अब फिर से पोजीशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने आपको बोला था पोजीशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पोजीशन से, तो ये टॉपिक भी आप फंडामेंटल का अच्छे से रेडी कर लेना। 162, द पोजीशन टू बी मेंटेन्ड फॉर अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड आईसीपी। हमें
क्या पूछा है, पोजीशन से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा पोजीशन मेंटेन करना है अगर किसी पेशेंट का आईसीपी का लेवल इंक्रीज्ड है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना है, फाउलर पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। 162 का करेक्ट आंसर क्या है, ए फाउलर पोजीशन। हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन। ठीक है, हमें हेड एलिवेटेड पोजीशन देना है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर 162 का है वो कौन सा है, ए फाउलर पोजीशन। 163 वारफ्रिन एक्ट्स एज अ एंटीकोएगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ, क्या पूछा है, वारफ्रिन। ठीक है, वारफ्रिन के बारे में पूछा है। वारफ्रिन एक्ट एज अ एंटीकोएगुलेंट, वारफ्रिन किसकी तरह काम करता है, एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो उसमें पूछा है कि कौन से सिंथेसिस पे काम करता है, किसको ब्लॉक करता है, एंटीकोएगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, आरबीसी के सिंथेसिस को, बी ऑप्शन विटामिन ई के सिंथेसिस को, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को, और विटामिन के सिंथेसिस को, किसको ब्लॉक करता है, वारफ्रिन। तो 163 का करेक्ट आंसर क्या है, डी विटामिन के, विटामिन के। वारफ्रिन एक्ट एज अ एंटीकोएगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, the fetal movement felt by the mother during 20th week of pregnancy is called lightening, quickening, crowning, labor pain। तो 164 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्विकनिंग। द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर ड्यूरिंग 20 वीक, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर को फील होता है उसको हम 20 वीक पे उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। 164 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। Next question 165, violet coloration of the mucous membrane of cervix and vagina at 4th week of pregnancy is termed as। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वॉयलेट डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, सर्विक्स और वेजाइना का अगर वॉयलेट डिस्कलरेशन हो जाता है 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन, हेगार साइन, गॉडल साइन और रोजिंग साइन। तो 165 का करेक्ट आंसर क्या है, ए चैडविक साइन, उसको हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन। 165 का करेक्ट आंसर ए चैडविक साइन। द वॉयलेट और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना एट 4th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 166, ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज सेप्टिक शॉक, लोकिया, पायरिया, हेमेजूरिया। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है, ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज होता रहता है यूट्रस से, डिलीवरी के बाद जो यूट्रस से यूट्राइन डिस्चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक, लोकिया, पायरिया, हेमेजूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 166 का, बी लोकिया, बी लोकिया। Next question 167, occurrence of seizure during pregnancy is termed as, occurrence of seizure during pregnancy is termed as eclampsia, pre-eclampsia, epilepticus और myoclonus। तो 167 का करेक्ट आंसर क्या है, ए एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया में प्रोटीन्यूरिया होता है, एडीमा होता है, बीपी बढ़ा हुआ होता है, बट एक्लेम्शिया में कन्वर्ट कब हो जाएगा, जब उसको पेशेंट को सीजर आएंगे। तो अकरेंस ऑफ सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज एक्लेम्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, द रीअलाइनमेंट ऑफ फीटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट। क्या पूछा है, द रीअलाइनमेंट ऑफ फीटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट, हेड के बाहर आते ही फीटल का हेड दोबारा से रीअलाइनमेंट हो जाता है, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। उसका स्टेप आपसे पूछा है, ये इस बार नॉर्सेट के एग्जाम में भी आया था, एम्स में भी पूछा हुआ है, BHU के एग्जाम में भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 9 स्टेप को आपको टिप्स पे याद रखना है। 168 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी रेस्टिट्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो ट्विस्ट था वो रिलीज होता है,
तो जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर होगा उसके बाद क्या होगा, ट्विस्ट रिलीज होगा और उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। 168 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 168 करेक्ट आंसर डी। वन 168 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 169, एन इंसिजन मेड इनटू पेरिनियम टू एनलार्ज द वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी इज एमनियोटमी, एपिजियोटमी, सिजेरियन और फोर्सेप डिलीवरी। क्या बोला है क्वेश्चन में, एन इंसिजन मेड इनटू द पेरिनियम। हम पेरिनियम पे क्या देते हैं, इंसिजन देते हैं टू एनलार्ज द वेजाइना, वेजाइना को एनलार्ज करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिजियोटमी। 169 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। वन 169 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट 170, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा from the uterine wall before delivery is called as abruptio placenta, placenta previa, fetal distress और cord prolapse। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, आपको याद रखना है। 170 का करेक्ट आंसर क्या है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी इज कॉल्ड एज एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसमें प्लेसेंटा नॉर्मली सिचुएटेड होता है, बट वो पहले ही क्या होगा, प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगा उसका, तो उसे ही हम बोलते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा या फिर एब्लेशियो प्लेसेंटा या फिर प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। 70 का करेक्ट आंसर क्या है, ए। 170 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, द फेलियर ऑफ फीटस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज इज। The failure of fetus to return to its normal size is called as involution, subinvolution, protrusion और retraction। तो क्या बोला है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो परपीरियम पीरियड में 6 वीक में क्या होता है, रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। बट यहाँ पे बोला है फेलियर टू यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल, लेकिन यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आने में क्या होता है, फेल हो जाता है, तो उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूशन, सब इन्वॉल्यूशन, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, 171 का करेक्ट आंसर क्या है, बी, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, 170 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 172, if a newborn's head and trunk is allowed to fall backward, it elicits step-in reflex, plantar reflex, startle reflex, Moro reflex। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक न्यूबॉर्न बेबी हेड एंड ट्रंक इज अलाउड टू फॉल बैकवर्ड, बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ जाता है, हेड एंड ट्रंक अलाउड टू फॉल बैकवर्ड, इट एलिक्ट्स। इस रिफ्लेक्स को आप क्या बोलोगे, 172 का करेक्ट आंसर क्या है, डी, मोरो रिफ्लेक्स। Moro reflex। Next question number 173, a newborn who is above the 90th percentile on the intrauterine growth curve is termed as postterm baby, large for gestational age, small for gestational age, preterm baby। 173 का करेक्ट आंसर क्या है, बी, large for gestational age। if एक न्यूबॉर्न हुईज एवब, जो न्यूबॉर्न है वो 90th परसेंटाइल से ज़्यादा है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर एट। तो एक इन्फेंट कब क्रॉल करना स्टार्ट करता है वो आपको बताना है, 8 to 9 months, 2 to 3 months, 4 to 5 months, 6 to 8 months। 174 का करेक्ट आंसर क्या है, ए, 8 to 9 months। 8 to 9 months। Next question number 175, the preferred site for giving IM injection into infant is। the preferred site, आपसे site of injection का पूछा है, injection site पूछा है, preferred site क्या होता है, IM injection।
to infant is gluteal, deltoid, vastus lateralis and umbilicus. तो आपको इन्फेंट का बताना है कि हमें इन्फेंट को IM इंजेक्शन देना है, तो हम उसके कहाँ पे ग्लूटियल, डेल्टॉइड, वास्टस लेटरालिस और अम्बलाइकस। 175 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, वास्टस लेटरालिस मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, द मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर इज डेकाड्रन, डिजॉक्सिन, मॉर्फिन और एफकॉलिन। तो 176 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, डिजॉक्सिन। आपसे क्या पूछा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग्स में, फार्मा में आपको ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना। देखो यहाँ पे किससे क्वेश्चन पूछा है? ड्रग ऑफ चॉइस से पूछा है ऑफ हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसमें इमरजेंसी हार्ट फेलियर है, अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, ड्रग ऑफ चॉइस हैं, या फिर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वन लाइनर में आते हैं। टेरेटोजेनिक ड्रग्स हैं, कौन सी कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फार्मा में रेडी रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या पूछा है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर इज। तो 176 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, डिजॉक्सिन। Next 177, the procedure which involves giving a synchronized counter shock to convert an undesirable rhythm to stable rhythm is। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं रिपीट करती हूँ। प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स गिविंग अ सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक टू कन्वर्ट एन अनडिजायरेबल रिदम इनटू स्टेबल रिदम। First, defibrillation, cardiac stimulator, C, pacemaker and D, cardioversion। 177 का करेक्ट आंसर क्या है? डी। 177 का करेक्ट आंसर क्या है? डी, कार्डियोवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, identify the calcium channel blocker from the following: nifedipine, atenolol, lasix and mannitol। तो लॉल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बीटा ब्लॉकर है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्रॉम द फॉलोइंग। 178 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, निफेडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पूछा है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी में कौन से ड्रग आते हैं? निफेडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, इन क्रॉनिक रीनल फेलियर ऑल द फॉलोइंग नोटिस्ड एक्सेप्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्रॉनिक रीनल फेलियर का पूछा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नोटिस एक्सेप्ट एनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डी, हाइपरकैलीमिया। 179 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। Question number 180, ego works based on the A, reality, pleasure, perfection and conscience। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? ईगो जो होता है सुपर ईगो, उसमें ईगो का पूछा है। ईगो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ईगो वर्क्स बेस्ड ऑन द रियलिटी, प्लेजर, परफेक्शन और कंसाइंस। 180 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, रियलिटी। ईगो वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑफ रियलिटी। Next question number 181, gradual disappearance of the conditioned response to stimuli is referred as। ये साइकेट्रिक के क्वेश्चंस हैं, इसके भी अच्छे बहुत वेटेज रहता है साइकेट्रिक का भी, तो आपको अच्छे से ये सब्जेक्ट भी करना है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या पूछा है अभी यहाँ पे? ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज रेफर्ड एज। ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस, धीरे धीरे डिसअपीयरेंस होना ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कंडीशनिंग, एक्सटिंक्शन, डिलेड कंडीशनिंग या फिर एलिमिनेशन।
181 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, एक्सटिंक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है? ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस, धीरे धीरे डिसअपीयरेंस ऑफ द कंडीशनड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट 182, अ डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म का है। अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट अलाउ टू कन्वर्ट आर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू अ एक्सेप्टेबल फॉर्म इज इंट्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। 182 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, sublimation. B, sublimation. A defense mechanism that allow convert our unacceptable behavior into acceptable form is called as sublimation. 182 का करेक्ट आंसर B. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 183, फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इज एल्फ्रेड बिनेट, एरिक एरिक्सन, एल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। 183 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, एल्फ्रेड बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, द स्टेज विच कीप्स एन इंडिविजुअल physically alert to face the danger arising out of stress is termed as। ये सारे साइकेट्रिक के क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं, आपको याद रखना है। The stage which keeps an individual physically alert to face the danger arising out of stress is termed as first adjustment reaction, stage of resistance, exhaustion stage and D alarm reaction। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्टेज विच कीप्स एन इंडिविजुअल फिजिकली अलर्ट टू फेस द डेंजर अराइजिंग आउट ऑफ स्ट्रेस। तो 184 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, अलार्म रिएक्शन। से हम क्या बोलते हैं? अलार्म रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, एलिवेटेड मूड विद इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। मूड एलिवेट हो रहा है, एलिवेटेड मूड एलिवेट हो रहा है विद इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए, मेनिया, बी, यूफोरिया, सी, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डी, डिसरिथमिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एलिवेटेड मूड किस में एलिवेट होता है? 185 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, मेनिया। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है एलिवेटेड मूड विद इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेनिया। मेनिया में क्या होता है? मूड एलिवेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट 186 क्वेश्चन, इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज स्पेस इज रेफर्ड एज। इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज स्पेस इज रेफर्ड एज फर्स्ट ऑप्शन एक्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, नोजोफोबिया। तो 186 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लोज्ड स्पेस, इससे भी आप ये सी से याद रख सकते हैं। क्लोज स्पेस से अगर किसी को फियर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज। लॉस ऑफ personal identity and wandering away from the psychiatric hospital is referred as fugue, split personality, possession state and trance state। तो 187 का करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 पे चलते हैं। द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर वाइल गिविंग ECT इज 180 to 220 volts, B 40 to 70 volts, C 150 to 180 volts, D 70 to 150 volts। तो 188 का करेक्ट आंसर क्या है? D 70 to 150 volts। D 70 to 150 volts। वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर वाइल गिविंग ECT। तो 188 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 70 से 150 वोल्ट्स तक हम क्या देते हैं? वोल्टेज नीड होता है सीजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गिविंग ECT, प्रोड्यूस सीजर वाइल गिविंग ECT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, द इमोशनल स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू द लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट इज। से हम क्या बोलते हैं? ग्रीफ, मॉर्निंग, ब्रीवमेंट और एगोनी। 189 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीफ। अगर किसी पेशेंट को
emotional state an individual experience to the loss of loved object is called A. Grief. Next question number 190. Release of feeling that takes place by talking about an emotionally charged area is A. Clarification, B. Abreaction, C. Suggestion and D. Exploration. क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिलीज ऑफ फीलिंग दैट टेक्स प्लेस बाय टॉकिंग अबाउट एन इमोशनली चार्ज्ड एरिया इज कॉल्ड एज एब्रिएक्शन. सो करेक्ट आंसर क्या है? बी. एब्रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191. टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज पैरोल, एब्सकॉन, टर्मिनेशन और एस्केप. इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज पैरोल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192. द ड्रग विच इज यूज्ड टू क्रिएट aversion in alcohol dependence. First option apomorphine, propranolol, diazepam, disulfiram. तो 192 का करेक्ट आंसर क्या है? द ड्रग विच इज यूज टू क्रिएट एवर्जन इन एल्कोहल डिपेंडेंस इज करेक्ट आंसर डाइसल्फ्यूराम. डाइसल्फ्यूराम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193. सेरेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंटीसाइकोटिक, एंटीडिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर और एंजियोलाइटिक. तो ये किसका एग्जाम्पल है वो पूछा है. 193 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स अ एंटीसाइकोटिक. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194. द रिकॉर्डिंग ऑफ conversation between the nurse and the patient in a psychiatric setup is termed as therapeutic communication, B. interview technique, C. process recording and D. case study. तो 194 का करेक्ट आंसर क्या होगा? C. process recording. अगर conversation between nurse and patient in a psychiatric setup is termed as, अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है conversation की तो उसको हम क्या बोलते हैं? C. process recording. Process recording. Next question number 195. The function of gland which is affected in lithium toxicity is parathyroid gland, pituitary gland, adrenal gland and thyroid gland. तो 195 का करेक्ट आंसर क्या होगा? The function of gland which is affected in lithium toxicity is D. Thyroid gland. Next question number 196. A behavioral therapy of sudden, direct and maximum exposure to the fear producing stimulus. A. Biofeedback, B. Flooding, C. Desensitization और D. Response prevention. तो 196 का करेक्ट आंसर क्या है? B. Flooding. A behavioral therapy of sudden, direct and maximum exposure to fear producing stimulus. डायरेक्ट हम उस जिस चीज से पेशेंट को फियर है उससे डायरेक्ट ही हम उसको क्या करवा रहे हैं? फेस करवा रहे हैं. सडन एकदम से ही डायरेक्ट और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करवाते हैं उस फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस से. तो उसको हम इस बिहेवियरल थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? फ्लडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197. The metal which is commonly used for family planning is copper, aluminium, iron और silver. तो हम कौन से मेटल का यूज करते हैं फैमिली प्लानिंग में? कॉपर का. कॉपर टी यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? मेनली कौन सा मेटल होता है? कॉपर होता है. तो 197 का करेक्ट आंसर क्या है? ए. जिस मेटल का हम यूज करते हैं फैमिली प्लानिंग में वो क्या है? कॉपर टी में क्या होता है? कौन सा मेटल? कॉपर होता है. 197 का करेक्ट आंसर क्या है? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 198. 1 PHC कवर अ पॉपुलेशन ऑफ. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कितना पॉपुलेशन कवर करता है? 50,000, 30,000, 10,000 एंड 1 लाख. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक PHC कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? बी. 30,000 पॉपुलेशन. 30,000 पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199. द मल्टीपर्पज वर्कर इन जनरल सर्व्स अ रूरल पॉपुलेशन ऑफ. क्वेश्चन क्या पूछा है? एक मल्टीपर्पज वर्कर in a general service a rural population of less than 500, 1000, 3000 और 5000. कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? कितने को सर्व करता है? तो मल्टीपर्पज वर्कर्स इन जनरल सर्व्स अ रूरल पॉपुलेशन ऑफ
199 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी 5000. 5000. नेक्स्ट क्वेश्चन 200 मीन्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा. 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज. ये क्वेश्चन अभी पोस्ट पीएससी के एग्जाम में भी आया था, अच्छा क्वेश्चन है, और भी अदर एग्जाम्स में रिपीटेड आए हुए हैं. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज कोल्ड चेन, फ्रीजर चेन, कूल चेन और वैक्सीनेशन. इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोल्ड चेन. ठीक है, तो हमने 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. आपको इसको प्रैक्टिस करना है. ये DSSB PHN 2015 का पेपर जो है वो हम नर्सिंग वाले पार्ट का 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, इसको रिवाइज करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.